भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में खड़े होकर जब यह कहा तो इस देश में सवाल नहीं पूछा गया, क्योंकि इस देश में मुसलमानों की नाजायज मांगों को मानना ही सेकुलरिज्म है। सच को सच कहना कम्युनलिज्म है इस देश के अंदर। लेकिन हुआ यह कि मनमोहन सिंह ताप तो कह के चले गए, उनका बयान टेलीविजन पे है। उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में कहा कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पे पहला अधिकार इस देश के मुसलमानों का है। किसी ने नहीं पूछा यह कम्युनल बात नहीं कहनी चाहिए, यह सांप्रदायिक बात नहीं कहनी चाहिए। सबने कहा यह तो महान सेकुलरिज्म की बात कही गई है। इसलिए कुछ लोगों को आदत पड़ गई थी ऐसे ही बयान सुनने की। अब वो बयान उनको सुनाई नहीं दे रहे हैं, अब कुछ और बयान सुनाई दे रहे हैं, अब कुछ और वेशभूषा का आदमी उन्हें नजर आ रहा है। क्योंकि उनकी ताकत इतनी थी कि उनके मर्जी की बात नहीं होगी तो वो देश की कानून को नहीं चलने देंगे। और कानून किसी एक 70 साल की महिला बुजुर्ग को अगर वो तलाक लेने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट उसे फैसला दे दे, न्याय व्यवस्था के हिसाब से दे दे, तब भी उनको लगा कि नहीं, ये जजेस, ये हिंदू जजेस कौन होते हैं हमारी मुसलमान महिला को तलाक देने का जिनके पास अधिकार है, हम इसको नहीं मानेंगे। उस भीड़ तंत्र ने इतना दबाव बनाया कि भारत की पार्लियामेंट ने वो फैसला पलट दिया। उनकी ताकत बढ़ती गई, जिसकी बात मैंने शुरू में की थी कि इस देश में एक न दिखने वाली सत्ता पिछले 70 सालों में मजबूत तरीके से बनाई गई। वो 370 से शुरू हुई, 35A से शुरू हुई, माइनॉरिटी कैरेक्टर से शुरू हुई, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी से शुरू हुई, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से शुरू हुई, वो राम मंदिर के ऊपर फैसला न देने से शुरू हुई। इसलिए हजारों ऐसे काम हमने संविधान और संविधान के बाहर किए जिससे उनको लगने लगा कि इस देश में कोई सत्ता पे बैठ जाए लेकिन हमारी अनदेखी नहीं कर सकता। हमारी जो भी नाजायज मांग है उसके सामने उसको झुकना ही पड़ेगा। इस बदख्याली में 70 साल निकल गए। हलीम और बिरयानी बहुत खाई। उनको लगने लगा कि जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो कितना भी बड़ा हिंदूवादी हो जाए, टोपी लगा के अगर उसने इफ्तार नहीं दिया तो हम कहेंगे ये कम्युनल है। सनातनियों, अपने होने का जरा सा बोध किया आपने। एक आदमी ने सिर्फ इतना ही कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी पहचान नहीं बदलूंगा। मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, सिर्फ तुम्हारा नहीं हूं। तुम 30% हो, 90% लोग भी हैं। इसलिए जब उसने टोपी नहीं लगाई तो लोगों ने कहा इसको रोको, ये तो टोपी नहीं लगाता, ये तो इफ्तार भी नहीं देता अपने गुजरात राज्य में। ये मैसेज पूरे देश के सनातनियों को जब गया तो सनातनियों को पहली बार लगा कम से कम ये सच तो बोल रहा है, एक बार इसके ऊपर भी दांव लगाया जाए। आपने दांव लगाया तो मालूम है उसने क्या किया? प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही कुछ लोग अमेरिका जाते हैं सलाम करने। प्रधानमंत्री बनते ही इसने उस राष्ट्र की यात्रा की जो इस दुनिया में सबसे छोटा सा है, जिसको कोई जानता भी नहीं है। मैसेज उसका था क्लियर, हमने नहीं समझा। प्रधानमंत्री बनते ही वो भूटान गया जो अखंड भारत का हिस्सा था। दूसरी यात्रा नेपाल की, अखंड भारत का हिस्सा था। अफगानिस्तान गया, श्रीलंका गया। एक राज्य ऐसा भी है, एक देश ऐसा भी है, वहां जाने के लिए उसको रास्ता निकालना था। वो वहां से आया अफगानिस्तान से, उसने कहा कि मैं जरा सा मिलना चाहता हूं, आपकी बेटी की शादी है। उतर गया बगैर बताए। जो वहां से बैठे बैठे उसे मार रहे थे उसने कहा मैं तुम्हारे बीच में उतर गया, तुम्हें बगैर बताए पता चला मैं कहां हूं। मिलके जब वापस आया तो अखंड भारत का जितना हिस्सा था पहले उसने सबकी यात्रा कर ली। किसी को यह नहीं बताया मैं क्यों यहां आया हूं, देखने गया था क्या क्या वापस लाना है। और उसको पहली बार लगा कि अखंड भारत की बात कहना, नारा लगाना बहुत आसान है। उसने कहा जो भारत है, जो इस भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, जिन्होंने इस भारत को संवैधानिक तौर पे भारत से अलग कर रखा है, जो अभी भी एक नया राष्ट्र बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, उसने शुरुआत वहां से कर दी है। इसलिए घर वापसी की जो काम में लगे हैं, अपनी एनर्जी जाया न करें, अपना समय बर्बाद न करें। जितने भी इस देश में अगले 10 साल तक सेमिनार करने की, भाषण के लिए लोगों को बुलाने की अगर आपकी इच्छा है तो आप कहिए कि अगला सेमिनार हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे करेंगे
और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए जो आने वाला है, और ये जब कुर्सी से खड़े हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्हें फौरन बिठा देगा। और उसके बाद जैसे जैसे ये कानून बनते जाएं, आप इसको भूल जाएं। आप याद दिलाएं इस देश को, 76 में भारत की पार्लियामेंट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ। उसकी 7वीं सूची के अंदर यह कहा गया कि केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग के ऊपर कानून बनाएं। 76 में ये लोग नहीं थे सत्ता में। अपने सेमिनार का टॉपिक और मौजू बदलिए। ये सीएए पे जो लोग भी इस देश में, खास तौर से सनातन के मानने वाले, ये लोग जो भी सेमिनार कर रहे हैं, ये उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कानून बन गया, अब इस पे चर्चा किस बात की है? अब तो उसके ऊपर अमल करने का समय है। आप उस पे चर्चा कर रहे हैं। उसने अब तक 800 हिंदुओं को नागरिकता दे दी है। वो रुकने वाला नहीं है, उसे आप लोग मत रोकिए। आप लोगों का यह सेमिनार करना सीएए के ऊपर, आप नहीं समझ रहे, अनजाने में आप किसी के हाथ का हथियार बन रहे हैं। एक काम हो गया, भूल गए, खत्म कहानी। जैसे हजारों कानून बने, आपने कभी चर्चा की नहीं की। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस दिन पास हो जाए, भारत के राष्ट्रपति के साइन हो जाएं, उसी दिन के बाद से आपका यह पॉपुलेशन कंट्रोल पे चर्चा होनी चाहिए। यह लगातार दबाव अगले 50 साल तक बना के रखिए। 1 मिनट के लिए भी बैठना नहीं है। और आने वाली जनरेशन है, ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटी छोटी बच्चियां, क्योंकि आप अपने घरों में माएं उनसे बात नहीं करती, पिता को फुर्सत नहीं है बात करने की, भाई को फुर्सत नहीं है बात करने की। इसलिए समस्या यह हो गई है कि जो बच्ची से उसकी मां बात नहीं करती, जो चमत्कार के उसमें जने कहां कहां चली जाती हैं। आप उस परंपरा के लोग हैं कि आपको चमत्कार की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में एक चमत्कार हैं। आप अपने घर की बच्चियों से, उन बच्चों से जिनसे आप बात नहीं करते, और एक बड़े होने के नाते उस बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद जब आप बात करते हैं तो आप उससे अपनी नजदीकी नहीं बनाते। दौर बदल गया है। 20 साल पहले ऐसा हो सकता था, आज नहीं हो सकता, क्योंकि आपके बच्चे के पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि आपके ज्ञान की उसे जरूरत नहीं है। लेकिन जिन चीजों पे वो कंफ्यूज है, उस पे दोस्त की तरह उससे बात करें। हर मां अपनी बेटी से दोस्त की तरह बात करे। उसके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, उसके मन में भी समाज के बदलाव हो रहे हैं। आप पे समय नहीं है, या तो आप सास भी कभी बहू देखेंगी। यह बात अलग है कि अब बहू पार्लियामेंट में आ गई है, अब तो देखना छोड़ दीजिए। और चमत्कार की आशा में घर से बाहर मत जाइए। जितना समय अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ बात करेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी बेटी, उसके अंदर भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। वो भी इस समाज से कहीं इन्फ्लुएंस हो रही है, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो जाए। दोस्त बन के उससे कहिए कि शहर में सबसे अच्छी पिक्चर लगी है, मैं सिर्फ तेरे साथ ही देखने जाऊंगी। जिस दिन आप ये करने लगेंगे, वो आपकी बेटी, जिसने इस समाज में घूम रहे हुए भेड़ियों को नहीं जानती, उसे कोई पंचर वाला बहका लेके चला जाएगा और बहुत देर हो जाएगी। वो पंचर वाला अपने एजेंडे पे है, क्योंकि मस्जिदों से उसका ऐलान हो चुका है। ब्राह्मण की लड़की को मूर्ख बनाओगे, शादी करोगे तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। वो घूम रहे हैं किसी एजेंडे के तहत। आपने अपने बच्चों को सही तरीके से बातों को एड्रेस नहीं किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री के बारे में जरूर बताना चाहता हूं, ताकि यह कंफ्यूजन हट जाए और आप लोग यह कहना बंद कर दें, सारे धर्म शांति का रास्ता दिखाते हैं। धर्म सिर्फ एक है, वही शांति है, वही शक्ति है। बाकी सिर्फ मजहब हैं जो कब्जा करने के लिए पैदा हुए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करा उन्होंने। 1400 साल के अंदर एक बटन बनाने की औकात नहीं उनकी, एक सुई बनाने की औकात नहीं उनकी, और कहते हैं कि हमने दुनिया को ताजमहल दिया। ये ताजमहल बनाने वाले लोग हमारे थे, जहां से आए थे वहां ताजमहल नहीं बना पाए कभी। वहां नहीं कोई कुतुब मीनार मिली, यहीं पे मिली आपको। इन्होंने पूरी दुनिया में एक ही हुनर सीखा है। ये मकान को पे कब्जा करते हैं, नेम प्लेट हटा के अपनी नेम प्लेट लगा देते हैं। जो 30,000 मंदिर तोड़े हैं, एक बताएं कोई मस्जिद ऐसी बना के गए हो, ये कहें कि ये मस्जिद हमने बनाई थी। 90% मंदिरों को तोड़ के ऊपर गुम्बद बना के कहते हैं कि ये हमारा आर्किटेक्चर है। कौन सा इस्लामिक आर्किटेक्चर कहां पैदा हुआ था? हम कुछ बातों को जानना नहीं चाहते।
इसलिए जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी है, जरूरी नहीं है कि आप पूरी किताब पढ़ें। इस वक्त देश में किताब में क्या क्या आपके मतलब की बात लिखी है, उतने ही जान जाएं, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। इसलिए जो लोग राष्ट्र को चला रहे हैं, उनसे कहिए गीता पढ़ें, और जिनको घर चलाना है वो रामायण पढ़ें।